स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 10th के साइंस में जो पारिस्थितिक तंत्र का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, हम बुक से ही स्टडी करेंगे और आपको जो भी हार्ड पॉइंट रहेंगे मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो मैं आपको बताई थी कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो पारस्परिक अंतर संबंध होता है उससे एक व्यवस्था बनती है ना, वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो किसने किया था? पारिस्थितिक तंत्र का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो एजी टेंसले ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का जो भी उपयोग है वो उसके लिए। ठीक है, तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि सजीव पर निर्भर नहीं रह सकता है ना, वो उस पर भी निर्भर है प्लस निर्जीव पर भी निर्भर है। तो दोनों के अंतर संबंध से एक नई व्यवस्था जन्म लेती है जो कि पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। निर्भरता यानी हम सजीव की निर्जीव की पर्यावरण पे कैसी निर्भरता है उसके बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी ऊर्जा का स्तर कैसा है, जीवों की संख्या के आधार पर ये ऊर्जा स्तर को कैसे हम बांट सकते हैं ना। तो इस तरह का जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र अंतर संबंध। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि गुफा का है ना, और आपके तालाब का, नदी का, पेड़ का और धान की खेती, जहाँ कहीं भी जीव जंतु एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, वहाँ पर का अपना एक पारिस्थितिक तंत्र निर्मित होता है। ये उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अलग अलग स्थान का अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होगा। और मैं आपको ये भी बता रही थी कि इसमें है ना, इसमें जो है अलग अलग तंत्र का है ना, अलग अलग स्थान का अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होगा जहाँ सजीव यानी जैविक घटक अजैविक घटक पर कैसे रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। तो धान के खेत में क्या होता है, अब देखिए धान के खेत से अगर हम शुरुआत करें पारिस्थितिक तंत्र का, तो ये हमारा धान का खेत। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि धान के खेत में जो भी जीव उपस्थित है, अरे हम बाहर से सजीव और वहाँ धान के खेत में भी जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उपस्थित हैं उन सब के द्वारा भी आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए निर्भरता है। ठीक, एक दूसरे के लिए क्या है, निर्भरता है, जिसके फलस्वरूप वो एक दूसरे को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे करते हैं है ना, हम उपभोक्ता हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। और उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है। तो इस तरह का जो उत्पादक फिर उपभोक्ता के बीच का जो संबंध है उसके लिए पारिस्थितिक तंत्र को लेते हुए क्या वो बनाया गया, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं धान की खेती के लिए पारिस्थितिक तंत्र कैसा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि धान की खेती में है ना, अधिकतर जो श्रृंखलाएं हैं, खाद्य श्रृंखला तो भोजन के रूप में प्राप्त करने वाली श्रृंखला एक दूसरे को, तो वो जो है धान के पौधे से क्या होती है, शुरू होती है। और हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक मतलब जो स्वयं भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको कोई दूसरे जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब हमारा पेड़ पौधा क्या हुआ, उत्पादक हुआ। और हम जो हुए वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। तो धान की खेती की अगर हम बात करें, और एक चीज़ और है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो मानव के हस्तक्षेप से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र तो निर्मित हो रहा है अंतर संबंधों के कारण। ठीक है, तो वो जो है मानव जब उसमें हस्तक्षेप करेगा, अपनी टांग अड़ाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा बताइए, सोचिए भला, उसमें परिवर्तन आ ही जाएगा है ना। तो वही हमको पढ़ना है, मानव के हस्तक्षेप से इसकी व्यवस्था क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो अब देखिए धान हमारा उत्पादक हुआ। यहाँ पर देखिए ये इसको समझाया गया है किसके द्वारा, ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। ये पूरा क्या चीज़ है, धान की खेती के पारिस्थितिक तंत्र है। और वहाँ पर धान की खेती में हम खाद्य श्रृंखला नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे
खाद्य जाल, ठीक है, वहाँ पर सभी चीज़ है, यानी बहुत सारी जीव जंतु एक दूसरे से निर्भर है। और ज़रूरी नहीं है कि उत्पादक जो भोजन बना रहा है उसको उपभोक्ता, यानी उसको एक प्राणी ग्रहण करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो उत्पादक है उसका रास्ता है ना। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगी, चलिए फिर यहाँ से चित्र से समझते हैं। धान की खेती का ये पारिस्थितिक तंत्र जिसमें एक खाद्य जाल निर्मित होता है, मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र को हम किसके द्वारा समझेंगे, खाद्य श्रृंखला के द्वारा समझेंगे और खाद्य जाल के द्वारा समझेंगे। तो देखो ये धान की खेती है ना, पे धान है, अब खेत है, खेत में पानी होगा, पानी में मछली होगी। तो देखो इनमें जो भी चीज़ें हैं उनको खाने वाले कौन कौन है, धान यानी घास वहाँ पर, तो उसको खरगोश खाएगा, गिलहरी खाएगी, चूहा है ना, जो भी धान होगा उसको कौन खाएगा, चूहा खाएगा। तो ये खाद्य जाल के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि मैम जो है बुक में बता रही है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसा ना सोचें। बुक से ही हमको अच्छे से क्लियर होता है कोई भी टॉपिक, तो आप अच्छे से मुझे भी सुनिए प्लस बुक को भी पढ़िए रोज़, है ना। तो देखिए ये धान की खेती, अब यहाँ पे मछली भी है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी है ना, है कि नहीं, आप सभी जानते हैं। बस हम धान के खेत को देख करके आते हैं कि धान का पौधा निकला कि नहीं, धान की बालियां आई कि नहीं, हो गया। हमने कभी उसके अंदर झांकने की कोशिश की कि कौन किसके ऊपर निर्भर है, या इन सबके द्वारा ही मेरे इस धान की खेती का क्या हुआ है, विकास हो रहा है, ऐसा हम नहीं समझते। हम सिर्फ ऊपर से ही देख करके आ जाते हैं। तो ये जो निर्मित व्यवस्था है ये एक खाद्य जाल है जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। हम भी तो धान के पौधे पर निर्भर है कि हम ऐसा है कि धान पे जो कीड़े हैं उसको खाएंगे, ऐसा नहीं, हम डायरेक्टली उस उत्पादक पर क्या है, निर्भर है। तो देखो धान की खेती में आपके यहाँ पर मछली है, कीड़े मकोड़े हैं, अब उनको कौन खा रहा है, देखो खरगोश खा रहा है घास को, खरगोश को मनुष्य भी खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकती है ना। ये देखो एरो का निशान यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। गिलहरी को लोमड़ी खा सकती है, उल्लू भी है ना। उसके बाद मनुष्य सीधे धान की उपज को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले खरगोश खाएगा धान को, फिर उसको ऊर्जा मिलेगी, फिर उसकी ऊर्जा हम तक पहुँचेगी, ऐसा नहीं। डायरेक्ट आप यानी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हम उत्पादक को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मछली है, मछली को कौन कौन खाता है, मछली को खाते हैं लोमड़ी है, मनुष्य है, उल्लू है ना। तो इस तरह से देखो कैसे जाल का निर्माण हो रहा है। जरूरी नहीं है कि इसकी ऊर्जा मनुष्य को मिले, या इसकी ऊर्जा गिलहरी की ऊर्जा पहले लोमड़ी को मिले फिर वो और किसी को मिले, या मछली की ऊर्जा पहले उल्लू को मिले, है ना, फिर उल्लू को कौन खा जाए, या फिर कौन उपभोक्ता के रूप में भोजन के रूप में ग्रहण कर, ऐसा नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट संबंध है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मनुष्य जो है क्या कर रहा है, भोजन के रूप में धान को ग्रहण करता है, अन्न उपजाता है ना। अब सांप किसको खाएगा, देखो सांप के लिए एरो का निशान है, चूहा पहले किसको खा रहा है, यहाँ पे जो भी आपके धान की उपज हो रही है उसको, है ना। इसको उल्लू भी खाता है, लोमड़ी भी खाती है। तो इस तरह से, और देखिए आगे बीज खाने वाला पक्षी होता है, जो हम लोग धान छिड़के रहते हैं उसको बीज को खा लेता है, ठीक है। इसको भी खाने वाले कोई और हैं, कीट भक्षी है ना, जो कीड़ों को खाते हैं धान की खेत से। मेढक है, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। मांसाहारी कीट को भी सांप खाता है, शाकाहारी कीट को भी सांप खाता है। तो एक दूसरे की क्रियाओं पर ये निर्भर है। मतलब पहले भोजन का उत्पादन हुआ और सभी जाल के रूप में फैल गए कि कौन किसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो ये खाद्य जाल है ना, जो एक बड़ा सा रूप कहना चाहिए, ठीक है। खाद्य श्रृंखला एक छोटा रूप होता है, वो एक सरल श्रृंखला होती है। तो इसमें हम अंतर अभी पढ़ेंगे। ये धान की खेती का क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब ही है कि सजीव और निर्जीव के बीच, या सजीव और सजीव के बीच अंतर क्रियाओं से उत्पन्न व्यवस्था। अब भले ही पेड़ पौधे में जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो है तो सजीव, है ना, सजीव के अंतर्गत आते, क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो चलिए फिर हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर देखते हैं, ठीक है। तो
पहले उसको पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता इतनी अधिक होती है कि खाने व खाए जाने के संबंध, है ना, खाद्य श्रृंखला से नहीं बल्कि खाद्य जाल से पता लगाए जा सकते हैं। करेक्ट है, ये आपको समझ में आया। विविधता मतलब उनमें विभिन्नता, कि हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, है ना, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। शाकाहारी शाकाहारी को खाएगा, मांसाहारी मांसाहारी को खाएगा, ऐसा नहीं। शाकाहारी, है ना, मांसाहारी शाकाहारी को खा सकता है, शाकाहारी भी मांसाहारी को खा सकता है। तो इस तरह की जो भी संबंध है इसको हमको बताना है, तो हम दो चीज़ों के आधार पर करेंगे। किसके? खाद्य श्रृंखला के आधार पर और खाद्य जाल के आधार पर। तो खाद्य जाल क्या है? देखिए, इतनी विविधता है कि खाने यानी भोजन और खाए जाने यानी उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को हम खाद्य श्रृंखला से बस नहीं बता सकते। खाद्य श्रृंखला तो क्या होती है, एक ने शुरू किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे जाता है। लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है, बस एक ने शुरू किया, दूसरे ने खाया, फिर दूसरा अगर पहले को ना खाकर वो डायरेक्ट उत्पादक पर भी निर्भर होता है, अपना रास्ता वो बदल सकता है। तो खाद्य जाल से हम आसानी से उसको बता सकते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में हम देखते हैं कोई कुछ जीव पूर्ण रूप से पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी हमें पोषण के अलग अलग स्तर क्या होते हैं, नजर आते हैं। तो चलिए खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करते हैं, देन आगे की क्लास में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। देखो खाद्य जाल, मैं यहाँ पे सिर्फ खाद्य श्रृंखला को लिखी हूँ। देखिए, यह एक सरल प्रकार की संरचना है, ठीक है, और ये कैसी संरचना है, जटिल संरचना है। जटिल यानी बहुत बड़ा, ठीक है, और ये एकदम मतलब पहले उत्पादक आया, उत्पादक के बाद उसको उपभोक्ता आया, है ना, फिर कौन आएगा, उपभोक्ता, फिर अपघटक, उसका अपघटन होगा। तो इस तरह से होता है खाद्य श्रृंखला। ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, मैं उसको आगे आपको बताऊंगी। ये एक सरल प्रकार की संरचना है और खाद्य जाल एक जटिल प्रकार की यानी बड़ा रूप है, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहिए, उत्पादक उपभोक्ता सीमित है, मतलब एक पोषण स्तर के आधार पर, और इसमें बहुत सारे हैं आपके डायरेक्ट उत्पादक है, उपभोक्ता का संबंध उत्पादक से है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, दूसरा तीसरे पर, ऐसा ना करके पहला जीव दूसरा जीव जो है डायरेक्ट उत्पादक पर निर्भर है, इस तरह से, है ना। प्राथमिक, देखो उत्पादक एक है लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसा होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एक ही दिशा में होता है, जबकि ये जो खाद्य जाल है, ठीक है, उसमें ऊर्जा प्रवाह जो होता है एक दिशीय होते हुए भी कई रास्तों से होता है, ठीक है, एक दिशा होते हुए भी कई रास्तों से होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, उत्पादक हुआ, ये मेरा क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ, ठीक, और ये क्या हो गया, अपघटक हो गया। तो ऐसा रास्ता है। तो ये हो सकता है उत्पादक अपघटक या उत्पादक उपभोक्ता, ठीक है, डायरेक्ट या उपभोक्ता अपघटक, इस तरह से अलग अलग रास्ते हो सकते हैं इसके, किसके, ऊर्जा प्रवाह के खाद्य जाल में। जीवों की संख्या कम होती है, पहले ही बताई हूँ मैं, और खाद्य जाल में जीवों की संख्या कैसी होती है, सादा होती है। इसका ऊर्जा प्रवाह ऐसा होता है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, और इसमें ऊर्जा प्रवाह का रास्ता बदलता भी है, ठीक है वही लेकिन बदल जाता है। जैसे मैं बता रही थी ना कि मनुष्य डायरेक्ट धान की उपज पर भी डिपेंडेंट है, वो खरगोश को भी खा सकता है ना, अलग अलग स्तर हो गया उनका। तो चलिए फिर आगे की क्लास में, आज हमने क्या पढ़ा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और धान की खेत का पारिस्थितिक तंत्र। आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे पिरामिड, ठीक है, मेन टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग कंटिन्यू स्टडी कीजिए।